कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न विद फोकस पर। हम लोग कल क्या पढ़े थे, मास और वेट के बारे में पढ़े थे कि मास क्या होता है, वेट क्या होती है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ना है, प्रेशर एंड बोलो थ्रस्ट। आज क्या पढ़ना है, प्रेशर एंड थ्रस्ट। तो देखो प्रेशर क्या होता है, तो हम लिखते हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट को कहते हैं प्रणोद, क्या कहते हैं, प्रणोद। और प्रेशर होता है दाब। ठीक है, समझते हैं कि दाब, प्रणोद क्या है और दाब क्या है। मैं एक नॉर्मल उदाहरण बताता हूं कि साधारणतः देखो, थ्रस्ट ये होता है कि हम किसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, उस पर कितना एरिया ले रहे हैं, उसका क्या कहलाता है, थ्रस्ट कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी भी चाकू को, सेब को काटना है, मैं सेब के ऊपर क्या चाकू रखता हूं और मैं चाकू को धार वाली ना रखकर उसको ऐसे पट में रखता हूं और रख दिया, और उसके बाद उसके ऊपर 2 kg का बांट रख दिया, लेकिन हमारा सेब नहीं कट रहा है। लेकिन जब सेब नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है, ये सेब था, एप्पल है। एप्पल कैसे बनाया था, ये एप्पल है ना। इस एप्पल पे मैंने एक ऐसे ये नाइफ रखा, ये नाइफ को रख दिया और इस पे 2 kg का क्या रख दिया, वेट रख दिया। और ये वेट क्या करेगा, इस पर फोर्स लगाएगा, प्रेशर mg फोर्स लगा रहा है। लेकिन ये सेब हमारा नहीं कटा। अगली बार इसी सेब पे हमने क्या कर दिया, ये सेब ही मान लेना, ठीक है। इस बार चाकू को पट न रखकर ऐसे रखा, और जब मैं इसको ऐसे रखता हूं और जैसे ही वेट लगाया, वेट ने क्या किया, इसको 2 फाड़ में काट दिया। क्योंकि जैसे मैं वेट रखूंगा फिर से 5 kg, पहले 5 kg रखा, नहीं काटता था। इस बार वेट मैंने 5 kg का रखा और ये इसको काटता नीचे चला गया। क्यों हुआ ऐसा, पहले भी फोर्स वही था, कितना 5 न्यूटन, मान लीजिए हम इसको न्यूटन में लिख दे, 5 न्यूटन। अगली बार भी फोर्स कितना लग रहा था, 5 न्यूटन। अच्छा मैं केजी क्यों कर रहा हूँ, जी लगाऊंगा तो टोटल न्यूटन ही होगा। तो मैं कह दूं 5 न्यूटन पहले लगाया, 5 न्यूटन बाद में लगाया, दोनों बार फोर्स तो 5 ही न्यूटन है। लेकिन पहली बार ये इसको नहीं काट पाया, मतलब इस पर, इस सेब पर इस लगाए गए फोर्स का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। और अगली बार इफेक्ट हुआ। इफेक्ट कब कहेंगे, इफेक्ट का मतलब प्रभाव, प्रभाव मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या सेब के ऊपर, सेब कट रहा नहीं, तो हम कहेंगे फोर्स तो हम लगाए, उतना ही लगाए, अगली बार भी फोर्स उतना ही लगाए, लेकिन यहाँ इफेक्ट नहीं होता है, नो इफेक्ट। यहां पर इफेक्ट पड़ रहा है, बात केवल तो इफेक्ट की है, फोर्स हर बार सेम है। तो ये देखना होता है, ये जो हम फोर्स लगाते हैं किसी के ऊपर, तो वो हमारा क्या होता है, थ्रस्ट होता है। क्या होता है, और कितनी एरिया के उस फोर्स का कितना इस पर प्रभाव पड़ता है, वो उसका प्रेशर होता है। तो प्रेशर क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या है, थ्रस्ट क्या है, जो उसके हम फोर्स उसके ऊपर जितना हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम दोनों की डेफिनेशन लिख लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, लेकिन हाँ एक कंडीशन याद रखना कि जो थ्रस्ट है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर, मैंने चाकू रखा नाइफ, ये इसके ऊपर कैसा लगा हुआ है, परपेंडिकुलर लगा हुआ है। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, कंडीशन इतनी रहेगी कि लंबवत लगा हो, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो थ्रस्ट क्या होता है हमारा, थ्रस्ट प्रतिरोध, द फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर लगना चाहिए ना, लंबवत उसके ऊपर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उस सरफेस पे कैसा हो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड है फोर्स। ही कंडीशन इतनी कि वो उसके ऊपर कैसा लगा हुआ, परपेंडिकुलर। चाकू को मैं ऐसे रखा तब भी परपेंडिकुलर, ऐसे रख रहा हूं तब भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, बस अगली बार मैंने धार वाली रखी, इस बार जब मैंने ऐसे रखा था चाकू को, तो चाकू का एरिया देखो, ऐसे रखा तो चाकू का एरिया उस सरफेस पे ज्यादा था, ऐसे किया तो चाकू का वो एरिया उस पर क्या हो गया, कम हो गया, नुकीला हुआ धार वाला। और इस बार जब इसको रखा, इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और सेब को काट दिया। पहले
एरिया मैंने बढ़ा दिया था उसके ऊपर, फोर्स लगा रहा था लेकिन नहीं कट रहा था, क्यों? तो इसका उस बार इफेक्ट कुछ नहीं था। तो जो इफेक्ट हम कहेंगे यहाँ इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ता, और वही जो इफेक्ट है वही क्या है? प्रेशर। तुम कहेंगे यहाँ प्रेशर नहीं लग रहा था, यहाँ प्रेशर हो रहा था, ठीक। और यहाँ प्रेशर क्यों नहीं लग रहा था? हमको एक बार समझ में आई थी, हम एरिया उसका बढ़ाए हुए थे, एरिया को कम किए, प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। वो अभी हम बाद में देखते हैं। तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, अर्थात जब किसी वस्तु पर, जब किसी वस्तु की सतह पर लंबवत बल लगाया जाता है, लंबवत बल लगाते हैं तो प्रणोद कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रणोद। नाम का केवल वो है माजरा, ठीक है। बाकी प्रणोद का क्या? फोर्स। बस हम उस पर क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे परपेंडिकुलर जब भी फोर्स लगाएंगे उसका क्या होगा? प्रणोद होगा या थ्रस्ट होगा। थ्रस्ट हमेशा उतना रहेगा, थ्रस्ट को कम या ज्यादा कर सकते हैं, अर्थात थ्रस्ट को जो मेजर करते हैं, थ्रस्ट का जो इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? प्रेशर। वो कितने एरिया में काम कर रहा है तो हम क्या कहेंगे? थ्रस्ट क्या है? इफेक्ट है, ठीक है। और लेकिन क्या? पर यूनिट एरिया, उसके पर यूनिट एरिया पे, एरिया पहले कितना था बढ़ा दिए, थ्रस्ट क्या हो गया? थ्रस्ट उतना ही रहा, प्रेशर कम हो गया, इफेक्ट कम हो गया थ्रस्ट का। अगली हेडिंग क्या लिखेंगे? प्रेशर। प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं? दाब, है ना। प्रेशर क्या होता है? दाब। प्रेशर इज a thrust of पर यूनिट एरिया, है ना। वही जो थ्रस्ट लगा हुआ लेकिन कितना? पर यूनिट एरिया, उसके कितने एरिया पे कितना थ्रस्ट लगा हुआ है, क्योंकि एरिया की वजह से प्रेशर कम ज्यादा हो रहा था। मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर ऐसे रखता था तब एरिया ज्यादा था, और इस समय प्रेशर हमारा क्या होता था? कम लगता था, चाहे नहीं कट रहा था। मैंने एरिया को कम किया, थ्रस्ट तो भी उतना, थ्रस्ट में नो चेंज। थ्रस्ट पहले भी 5 न्यूटन था, अभी 5 न्यूटन है, लेकिन अभी इसको काट देता है, ठीक है। तो कितने एरिया काम करता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका प्रेशर, ठीक है। पर यूनिट एरिया ऑन अ सरफेस, उस सरफेस के ऑन अ सरफेस, अर्थात उसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला प्रणोद ही क्या कहलाता है? दाब। किसी वस्तु के एकांक, एकांक मतलब पर यूनिट, है ना। एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित प्रणोद ही क्या है? बोलो, ही प्रेशर है, दाब है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर इज, है ना। इसको दूसरा क्या कह सकते हैं? इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। इफेक्ट ऑफ फोर्स या इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट, आप जैसे भी कहना चाहें, दोनों कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत हमको नहीं है ना। तो उतने पे कितना काम करता है हम उसी को कहेंगे। इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, प्रेशर किन पर डिपेंड करता है? हमको पता है, हम थ्रस्ट बढ़ाते जाएंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे, जितना फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा। पहले 5 न्यूटन लगाया था, इस बार 10 न्यूटन कर दें, प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। तो जितना हम एक के बढ़ने से दूसरा बढ़े, अर्थात दाब कब बढ़ेगा? जब हम उस पर आरोपित बल को बढ़ा दें। एक के बढ़ने दूसरा बढ़े तो कौन सा रिलेशन आता है? अनुक्रमानुपाती, इसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम ऐसे लिखेंगे, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड थ्रस्ट ऑफ थ्रस्ट। लेकिन थ्रस्ट कैसा लगा? ब्रैकेट में लिखना चाहिए परपेंडिकुलर, है ना, परपेंडिकुलर ऑन दी सरफेस।
तो इसका मतलब प्रेशर क्या है, दाब क्या होता है, उस पर जो आरोपित थ्रस्ट या प्ररोध के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। तो P अनुक्रमानुपाती, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ। फिर मैंने देखा कि मैं एरिया का कौन सा रिलेशन बनता था। अब बताओ, जब मैं चाकू को ऐसे रखता था तो इसका एरिया क्या है, ज्यादा, तो हमारा प्रेशर क्या होता था, कोई इफेक्ट नहीं डालता, वो नहीं कट रहा था, कम इफेक्ट डाल रहा था, दबी रहा था, नहीं कटा। लेकिन उसको मैंने ऐसे किया, ऐसे करने का मतलब मैंने उसका एरिया क्या किया, कम किया, हमारा प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया। तो एरिया घटने से प्रेशर बढ़ रहा था, एरिया के बढ़ने से प्रेशर घट रहा था। तो एक के बढ़ने दूसरा घटे, एक के घटने से दूसरा बढ़े, तो कौन सा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती। तो हम अगली क्या लिखेंगे, प्रेशर इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इट्स एरिया, अर्थात प्रेशर जो है दाब उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये 1 हो गई, ये 2 हो गई। और ये क्या लिखेंगे, दोनों कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन बोलो 2, हम दोनों का ऐड करेंगे तो ऊपर वो एफ अपान क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसका मतलब हम मिटा दें इसको, यहां देखो मैं मिटा दे रहा हूं ना, एफ अपान ए। देखो अगली क्या लिखेंगे, एफ अपान, दोनों को जोड़ा तो P प्रोपोर्शनल टू एफ अपान ए। प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते थे तो हम लोग क्या लाते थे, कोई इक्वल लगाते थे और एक कांस्टेंट ले आते, एफ अपान ए। यहां से देखो ये लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हम लिखे दे रहे हैं। के को 1 लाने के लिए हम लोग क्या करते, एफ को 1 न्यूटन मान लेते कि हमने 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, और 1 न्यूटन का फोर्स कितने लगा रहे हैं, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, कितना है 1 मीटर स्क्वायर। और ये इतना लगाने से इसमें जो कितने का दाब होता है, प्रेशर आता है, हमने P को मान लिया 1 पास्कल, क्योंकि प्रेशर की यूनिट अभी बताएंगे आगे क्या होती है, पास्कल। पास्कल को अंग्रेजी में ये लिखते हैं पास्कल, ठीक है, पास्कल न कर देना, ठीक है, पास्कल। तो जब F1 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, ये 1 रखेंगे, तो 1K इंटू 1 अपान 1, तो K इक्वल टू 1, और K की जगह यहाँ पे 1 रख दो, तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, F अपान ए आएगा। मतलब प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपान एरिया, इसको ऐसे लिखेंगे। मतलब दाब इक्वल टू फोर्स को क्या कहते हैं, प्रतिरोध बल। बल कैसा, उसकी सतह पर जो लंबवत लगा हुआ, कंडीशन यही प्रतिरोध की ना, बटे क्षेत्रफल, मतलब थ्रस्ट अपान एरिया। अब हम इसकी यूनिट अगर निकालना चाहें तो यूनिट क्या होगी, तो सबको पता है, मैं इसको नीचे वाला मिटा देता हूं। इसकी यूनिट क्या होगी ना, तो देखो यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ प्रेशर मतलब बल, दाब का मात्रक, दाब का मात्रक। दाब का मात्रक क्या होगा बोलिएगा, देखो दाब का मात्रक क्या होगा, दाब का मात्रक निकालना है, बल का मात्रक बटे एरिया मतलब क्षेत्रफल का मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन यूनिट ऑफ एरिया। यूनिट ऑफ एरिया। बल का मात्रक सबको पता है न्यूटन होता है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे, इसके कान के ऊपर 2 लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। Nm-2 ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया। अच्छा इसकी बीमा निकालनी हो तो बल का मात्रक, बल की बीमा हम निकाल चुके थे, एक बार फिर से रिपीट कराए दे रहे हैं, आप लोग भूल गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि भूलने की आदत है। बल क्या होता था, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की क्या होती थी, मास को किस में लिखते थे, केजी में, एक्सीलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी को किस में लिखते थे, मास को कैपिटल एम से, और मीटर को किससे दिखाया जाता था, एल से। समय को किससे दिखाते थे, टी का स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, mlt स्क्वायर, ठीक। तो बल को किस में लिख देंगे, mlt स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशंस
ऑफ पी, पी मतलब बीमा, बल दाब की बीमा क्या हो जाएगी, एफ की बीमा। एफ की बीमा कितनी आ गई, MLT माइनस MLT स्क्वायर, सॉरी ऊपर जाएगी तो माइनस में ना, MLT माइनस 2 हो गई। और क्षेत्रफल को किस में लिखेंगे, मीटर इंटू मीटर, मतलब क्या आती थी, L स्क्वायर होता है, क्या होता है L। देखो क्षेत्रफल को किस में लिखते हो, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई को भी L से, चौड़ाई को भी किससे, L से, तो क्या आता है L स्क्वायर। ये आता है, ये सीखना चाहिए आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर, एक L से L कट जाएगा, एक L को ऊपर लेके पावर 1 बची, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, माइनस में। तो ML माइनस 1 T माइनस 2 ये आना चाहिए। डायमेंशन निकालनी आपको आनी चाहिए, फर्स्ट ईयर में पूरा बताया जाएगा। आप लोग जब 11th में पहुंचेंगे तो डायमेंशन निकालना सिखाया जाता है, यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। M क्या होता है, मास होता है, L क्या होती है, लेंथ होती है, T क्या होता है, टाइम होता है। तो उसके मास, तो इससे दिखाता है कौन सा रिलेशन है, लेंथ के क्या इनवर्स है, टाइम के क्या है इनवर्स, और L हो गया। यहां तक किसी कोई दिक्कत, मैं इसको मिटा दूं, यूनिट ऑफ प्रेशर हो गया। अच्छा एक यूनिट क्या लिखते हैं इसकी, न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हिंदी में क्या लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी दूसरी यूनिट बनाई गई, उसको कहते हैं पास्कल कहते हैं, क्योंकि पास्कल ने उस पर बहुत बढ़िया काम किया था, उनके ऑनरेबल, इसको क्या कहते हैं पास्कल। और पास्कल को दिखाते किससे हैं, PA से, ठीक है। किसे दिखाया जाता है, PA, P कैपिटल A स्मॉल में ना, पास्कल से दिखाया जाता है प्रेशर की यूनिट को। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत हो कमेंट में आप लोग बताते रहा करिए ना, क्या दिक्कत है क्या नहीं। बाकी मैं मिटा दूं इसको, इसके बाद यूनिट। अच्छा हाँ चलिए एक बात और याद आ गई, अभी विशेष काम हाई स्कूल में 9th में नहीं, लेकिन बता दें प्रेशर की एक और यूनिट होती है, वो होती है टेंसर। देखो यूनिट नहीं होती, मैं समझाता हूं थोड़ा सा। मैंने कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की। भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, एक सदिश राशि, दूसरी अदिश, वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटी। जो मेरे बच्चे पुराने वो उनको पता होगा, नहीं होगा तो आप पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जहां पे मैंने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ाई है, सदिश राशियां और अदिश राशि। सदिश राशि कौन सी होती थी, जिनमें उनमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या होती थी, डायरेक्शन होती थी, परिमाण के साथ साथ दिशा भी। और अदिश राशि क्या होती थी, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता था, दिशा नहीं होती थी। तो हम कहते प्रेशर, चूंकि बल सबको पता था कौन सी यूनिट है, वेक्टर है, क्षेत्रफल कौन सी है, स्केलर है, लेकिन प्रेशर कौन सी है। अगर इसमें डायरेक्शन होगी तो हम कहेंगे ये वेक्टर है, और डायरेक्शन नहीं होगी, क्योंकि इफेक्ट तो लगाएगा, 1 लगाए 2 लगाए 0 लगाए, मैग्नीट्यूड है, परिमाण सब में ही होता है, तो परिमाण इसमें भी होगा। बात आती है डायरेक्शन की, अगर डायरेक्शन है तो हम कह देंगे कि ये कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर है, नहीं है तो कह देंगे स्केलर है। अब देखो डायरेक्शन, हम कहते हैं प्रेशर में डायरेक्शन होती है, आप कहेंगे सर प्रेशर में डायरेक्शन कैसे, तो देखो प्रेशर, जब मैं गुब्बारे में अगर मान लो हवा को भरता हूं, उस पर एक पंक्चर किया तो ऊपर निकलने लगा, तो प्रेशर किधर की ओर रिलीज हो रहा है, ऊपर का। तो सर कैसे पता चला, गुब्बारे में हवा भरिए, पानी भरने के बाद पानी गुब्बारे को क्या करे, पानी भरने के बाद फुलाइए, पूरा भरा हो, अब पंक्चर करेंगे जिधर तो उधर ही को पानी फेंकेगा, तो प्रेशर की डायरेक्शन देखो, इफेक्ट डाल रहा प्रेशर, तो उसकी डायरेक्शन क्या पता चला, एक तरफ पंक्चर, दूसरी तरफ करेंगे तो दूसरी तरफ। तो ये क्या पता चलता है कि गुब्बारे के अंदर जो हवा भरी है वो चारों तरफ, सब तरफ आल डायरेक्शन में क्या लगा रहा, फोर्स लगा रहा है। तो इसका मतलब उसका जो इफेक्ट है वो कितने तरफ काम कर रहा है, सब तरफ काम कर रहा है। तो इसकी डायरेक्शन कितनी हो गई, सब तरफ हो गई। तो इसका मतलब प्रेशर की डायरेक्शन कैसी है, आल डायरेक्शन है। चूंकि हमने तो केवल यही पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटीज कैसी होती है, जिसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ये इसकी ईस्ट डायरेक्शन है। तो अब इसमें तो सब तरफ डायरेक्शन है, तो हम इसको कौन सी क्वांटिटीज माने। इसलिए वैज्ञानिक जो है चिंतित हो गए कि वेक्टर में रखें कि स्केलर कहें, कि स्केलर कहें कि वेक्टर कहें, सदिश कहें कि अदिश कहें। तो उन्होंने एक तीसरी क्वांटिटी बना दी और उसका उन्होंने नाम दिया टेंसर, कि टेंसर एक ऐसी क्वांटिटी होगी जिसमें क्या होंगी, मेनी डायरेक्शन, मतलब कई सारी डायरेक्शन हो, आल डायरेक्शन, या जब 2 से 1 से अधिक डायरेक्शन हो जाएंगे तो हम कौन सी क्वांटिटी में उसको मान लेंगे, टेंसर। इसलिए प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, टेंसर। स्केलर और वेक्टर नाम मान के इसको कौन सी क्वांटिटी मानते हैं, प्रेशर इज द क्वांटिटी ऑफ टेंसर। प्रेशर इज अ क्वांटिटी, इज अ टेंसर क्वांटिटी, कौन सी है, टेंसर।
इसको कहते हैं टेंसर, ठीक है। तो टेंसर समझ में आया कौन सी क्वांटिटी होगी, जिसमें क्या हो, एक से अधिक डायरेक्शन हो ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड था ही। जब एक डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ तो वेक्टर होती, एक भी नहीं होती तो स्केलर होती। एक से अधिक हो जाएंगी तो कौन सी क्वांटिटी होगी, टेंसर। ये याद रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा तुम लोग के। तो हम यहाँ पे इसकी लाइन लिखना चाहें तो मैं लिख भी सकता हूं, मैं मिटा दूं इसको थोड़ा सा और लिख दें ना, यहां ऊपर वाला मिटा दें। तो टेंसर क्या होगा, टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी विच हैज मेनी डायरेक्शन, है ना, विच हैज डायरेक्शन, डायरेक्शन होगी बट मेनी डायरेक्शन, मेनी मतलब बहुत सारी। क्यों, क्योंकि पता गुब्बारे में हवा भरा गया तो इस सब तरफ फोर्स लगाएगा, इधर भी लगाएगा, ऐसे भी लगाएगा, ये है ना। तो कितनी तरफ डायरेक्शन है, सब तरफ, मेनी डायरेक्शन। देखो मेनी डायरेक्शन, सब तरफ ये दिशा लगेगी ना, तो दाब की कोई एक निश्चित दिशा नहीं होती, सब तरफ काम करता है, उसको जहां मौका मिलेगा उधर काम करेगा। तो हमको प्रेशर समझ में आ गया क्या होता है। प्रेशर के बाद हम अगला सीखते हैं, बियोंसी सीखते हैं। देखो थ्रस्ट हो गया, प्रेशर हो गया, अगली, अच्छा इसके पहले हम थोड़ा सा सीख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है। तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स क्या होता है, फ्लूइड्स मतलब जो फ्लो हो ना, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अगली हेडिंग सीखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मतलब फ्लूइड्स मतलब जो फ्लो हो। फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है, फ्लूइड इज समथिंग विच कैन फ्लो, फ्लूइड इज समथिंग, समथिंग कैन विच फ्लो, जो बहे। फ्लूइड्स क्या होंगे, जो बहे, जो फ्लो हो, उसको क्या कहेंगे, फ्लूइड्स कहेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स मतलब इनके तरलों के क्या, इनके गुण, ठीक है, तरलों के गुण। फ्लूइड्स क्या होगा, जिसमें बहने का गुण हो। अच्छा क्या बताओ, कौन कौन बह सकता है, सॉलिड बहेगा, नहीं बहेगा, ये सॉलिड है, नहीं बह सकता, रखा हुआ है। कौन बह सकता है, लिक्विड, लिक्विड में दूध, पानी, तेल वगैरह, या जितनी भी लिक्विड चीजें हैं इनमें इनको बह सकती है। दूसरी सबको पता गैस भी फ्लो होती है, गैस में हवा भी आती है, वो भी तो बहती है, सरसर सरसर, है ना। तो क्या, तो फ्लूइड्स कौन से होंगे, सॉलिड और सॉलिड नहीं होगी ना, कौन कौन से, गैस और बोलो लिक्विड। तो लिक्विड और गैस क्या होंगी, ऑल लिक्विड एंड गैसेज, ऑल लिक्विड एंड गैसेज फ्लूइड्स, ठीक है। ये सब क्या होती हैं, ऑल लिक्विड एंड गैसेज मतलब सारे तरल और गैसें, ये सब क्या है, फ्लूइड्स हैं। ये सब क्या है, फ्लूइड्स हैं, ठीक है। इनमें बहने का गुण होता है। अब देखो फ्लूइड्स, जैसे मैंने कह दिया कि इसके अंदर जो है ये वाटर भरा हुआ है, ये क्या है, वाटर। देखो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे, इसके बाद हमको बियोंसी पढ़ानी। क्या पढ़ानी, बियोंसी को कहते हैं उत्प्लावकता। आज समय हो रहा है, मैं छोड़ देता हूं, कल पढ़ाऊंगा आप लोगों को, बियोंसी पढ़ाऊंगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत डेली बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अब इसके बाद ही बियोंसी पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में ना आता फिर फायदा क्या था, है ना। अच्छा इसमें ये लिख लेते हैं थोड़ी सी, अगर डेफिनेशन कोई पूछे क्या होता है फिर तो हम लोग क्या लिख लेंगे, व्हेन अ सॉलिड इंटर्स, व्हेन अ सॉलिड इंटर्स, व्हेन अ सॉलिड इंटर्स अ फ्लूइड, the particles of fluid
the particles of fluid pressure on its surface. This force is called buoyancy. बुयांसी को कहते हैं उत्प्लावकता। आपको अगर कोई पूछे बुयांसी क्या है तो बुयांसी को क्या कहेंगे हम लोग? उत्प्लावकता। ठीक है, बुयांसी क्या होती है? हेडिंग डालेंगे बुयांसी, तो बुयांसी क्या होगी? बुयांसी होती है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता क्या होता है? जब किसी सॉलिड को क्या करते हैं, किसी फ्लूइड तरल में क्या करते हैं, इंटर कराते हैं, तो जो तरल के पार्टिकल हैं वो क्या करते हैं, प्रेशर फ्लूइड है ना, वो प्रेशर ऑन इट्स सरफेस, वो उसकी सरफेस पे क्या करते हैं, बोलो, प्रेशर फोर्स लगाते हैं, और यही फोर्स क्या कहलाती है? बुयांसी। जैसे मैं इस लिक्विड में किसी भी आप जो सॉलिड को डालेंगे तो इस सॉलिड पे जैसे ये इसके अंदर गया, ये लिक्विड क्या करेंगे, चारों तरफ से इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये देखो ऐसे चारों तरफ से अगर इसके अंदर चला गया, देखो ये, तो ये फोर्स कौन सा फोर्स है? दिस फोर्स इज बुयांसी। ठीक है, यही फोर्स क्या कहलाएगी? अच्छा, जो अंदर से बाहर की ओर लगता था, ये गुब्बारे में हवा भरी है, ये अंदर से ऐसे लगा रहा, ये क्या है? ये इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, ये प्रेशर है, दिस इज प्रेशर। और यहां पे चारों तरफ से उसको ढकने का कारण क्या होता है? क्योंकि जो तरल है, किसी भी पदार्थ की संरचना ऐसी होती है कि वो जितने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होते हैं, वो जितने पे होते हैं उतने पे रहना चाहते हैं। कोई भी लिक्विड है, लिक्विड के मॉलिक्यूल को बनाते हैं, इनके अणुओं को बनाते हैं, ऐसे ये अणु हैं। कोई भी लिक्विड है, मान लीजिए ऐसे रखे हुए हैं, इतनी इतनी दूरी पर रखे हुए हैं, ये किसके अणु हैं? लिक्विड के। अब मैं इस पे जैसे ही किसी सॉलिड को डालूंगा, ये इस पे एक सॉलिड आया, ये ऐसा सॉलिड है, जैसे ही मैं इसको इंटर कराया, सबको पता है किसी भी, ये पानी है, अब ये इसके अंदर डालेंगे तुरंत चला जाएगा, और जैसे ही अंदर जाएगा ये इस पानी को धकियाएगा, और ये आ गया हमारा इसके अंदर लिक्विड। अब बताओ, ये मॉलिक्यूलर क्या हो गए, दूर हो गए, आपस में बिछड़ गए एक दूसरे से बेचारे पास पास थे, ये लिक्विड आके इनको आपस से क्या कर दिया, दूर कर दिया। तो क्या ये दूर जाना चाहेंगे? नहीं, ये क्या चाहेंगे, जैसे पहले पास में थे, ये वाला इनके पास ऐसे जाना चाहेगा, ये वाला इधर आना चाहेगा। क्यों? सब आपस में मिलना चाहेंगे। तो मिलने के लिए क्या करेंगे, ये इस पर फोर्स इधर से लगाएंगे, ये इधर से लगाएगा, ये वाला ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा, ये ऐसे लगाएगा। और ये फोर्स लगाकर करना क्या चाह रहे हैं? वो ये चाह रहे हैं कि तुम यहां क्यों चले आए हो, तुम्हारा क्या काम है, हम आपस में ही मस्त थे, तुम्हारी कोई जरूरत हमको नहीं। चारों तरफ से फोर्स लगा के उसको फेंकना चाहेंगे। फेंकने मतलब ऐसे फोर्स लगाएंगे और उठा के फेंक देंगे। फेंक तो कोई नहीं पाता है, लेकिन पता है, जैसे ही मैं अगर डस्टर लिया हुआ हूं, पानी में डालूंगा, नहीं डूबेगा, थोड़ा गया अंदर, मैंने इस पे फोर्स लगाया, अंदर कर दिया, ये कब तक अंदर रहेगा? जब तक मैं फोर्स लगाया रहूंगा। जैसे फोर्स हटाया, लिक्विड इस पे इतना फोर्स लगाएगा, इसको उठा के बाहर उछाल देगा। क्यों उछाल दिया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि हमको कोई डिस्टर्ब करने आए। कभी कभी हो सकता है कि हमारा जो लगाया गया बाहरी फोर्स क्या है, ज्यादा, कोई भारी चीज डाले, वो इतना फोर्स लगा देता है कि लिक्विड को हटना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसको हटाओगे, पानी जल फिर से आपस में आके मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी पुरानी पोजीशन को बनाए रखना चाहता है। तो ये फोर्स जो लगता है, इसी को हम बुयांसी कहते हैं, उत्प्लावकता। उत्प्लावकता मतलब कि वो वहां से उस चीज को क्या करना चाहता है, उठा देना चाहता है। अर्थात जब किसी वस्तु को द्रव में क्या करते हैं, डालते हैं, अर्थात जब किसी वस्तु को द्रव में, ना देखो यहां द्रव में डुबो रहे हैं ना, यहां द्रव में क्या कर रहे हैं, डुबो रहे हैं ना, ड्रोन है ना, जो भी कहो अंग्रेजी में। वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है, तो द्रव वस्तु के ऊपर एक बल लगाता है, एक बल
लगाता, बियॉन्सी क्या फोर्स ही है ना, बल लगाता है। इस बल को क्या कहते हैं, इस बल को उत्प्लावकता कहते हैं। क्या कहते हैं, भैया उत्प्लावकता कैसे लिखा जाएगा, उत्प्लावकता कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी में बियॉन्सी है, हिंदी में जैसे भी लिखा जाए सही होगा। ये उ आधा ता आधा पा ला बड़ा की मात्रा, वा का ता में बड़ा की मात्रा, उत्प्लावकता है ना। इसको क्या, जब भी किसी द्रव को क्या, किसी भी वस्तु को क्या करते हैं, जब भी किसी ये देखो, जब भी किसी वस्तु को द्रव में, वस्तु कैसी होती है, सॉलिड में होती है ना, सॉलिड में ना। जब भी किसी ठोस वस्तु को द्रव में डालते हैं तो द्रव क्या करता है, उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है जो उसको उठा के बाहर फेंकने का क्या करता है, प्रयास करता है। इस फोर्स को, इस बल को हम क्या कहते हैं, बियॉन्सी कहते हैं या उत्प्लावकता कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड एंटर्स अ फ्लूइड, फ्लूइड मतलब द्रव, तो द पार्टिकल ऑफ अ फ्लूइड, तो इस जो द्रव के पार्टिकल हैं क्या करते हैं, प्रेशर करते हैं, प्रेशर लगाते हैं और क्या करते हैं, ऑन इट्स सरफेस, दिस फोर्स इज कॉल्ड बियॉन्सी। ये क्या कहलाती है, बियॉन्सी कहलाती है। यहां तक कि किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और जो फोर्स ऑफ बियॉन्सी एक्ट नॉर्मल टू सरफेस, जो समझ सकते हो, जो फोर्स बियॉन्सी की है वो कैसी है, इनके सरफेस पे कैसी, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर, ये इनकी प्रॉपर्टीज है। आज हम लोग ये समझ चुके हैं। आज के बाद हम लोगों को कल क्या पढ़ना है, यही उत्प्लावकता का सिद्धांत। इस पे आर्किमिडीज ने कैसा काम किया, बहुत बढ़िया काम किया। आर्किमिडीज की स्टोरी पढ़ी जाएगी कि उन्होंने कैसे राजा के जो है मुकुट को एक सुनार बनाता है। सुनार कैसे बनाता है कि राजा का जो एक मुकुट होता है वो एक सुनार बना के लाता है, वो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन सुनार बेईमान टाइप का था। तो राजा को लगता था कि जो सोने का मुकुट बनाया मैंने, इसको जो 5 किलो जो सोना दिया था, ये लाया तो 5 ही किलो है, लेकिन इसके अंदर कुछ चांदी मिला दी है। और राजा पता करना चाहता था। पता करने का तरीका था कि सबका घनत्व इक्वल होता है, उसको पिघलाकर फिर से कर दिया जाए, देख लिया जाए घनत्व को। लेकिन राजा नहीं चाहता था कि इतना सुंदर बना हुआ मुकुट को तोड़ा जाए। राजा चाहता था कि मुकुट को कुछ भी ना किया जाए और इसकी शुद्धता की जांच भी हो जाए। तो समय ऐसी कोई तकनीकी नहीं थी, तो इस काम को राजा अपने यहाँ के एक जो है मंत्री किसको देता है, आर्किमिडीज को देता है। और आर्किमिडीज जो है उसको जांच के लिए एक नियम लाता है, उसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट। रात के 1 बज रहे हैं।